जय हिंद दोस्तों, मैं राजकुमार आप सभी का स्वागत करता हूं ज्ञानपीठ जीके पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आइए शुरू करते हैं एसएससी जीडी का एक और मॉक टेस्ट। एसएससी जीडी के जो एग्ज़ाम होंगे उसमें आपको इस बार 20 क्वेश्चन आएंगे जीके के, लेकिन मैंने जो मॉक टेस्ट लेके आया हूं इसमें ज़्यादा क्वेश्चन हो सकते हैं और मेरी कोशिश है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कराऊँ। तो चलिए शुरू करते हैं एसएससी जीडी का एक और मॉक टेस्ट। क्वेश्चन संख्या पहला, क्या कहा गया? पहले क्वेश्चन में चलते हैं। क्या कहता है पहला क्वेश्चन? वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन शामिल है? दोस्तों, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की हम बात करें तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19(1) के तहत इसका उल्लेख किया गया है। आर्टिकल 19 की सब क्लॉज 1 में इसका उल्लेख है। और इसमें जो चीज़ें शामिल हैं वो कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं? तो वाक एवं स्वतंत्रता के अंतर्गत जो आती हैं वो प्रेस की स्वतंत्रता शामिल है, ठीक है दोस्तों। उसके साथ साथ जो विरोध का अधिकार या प्रदर्शन करने का अधिकार है वो शामिल है। चुप रहने की स्वतंत्रता भी है, लेकिन इसमें हड़ताल को शामिल नहीं किया गया है। याद रखना, इसमें हड़ताल को शामिल नहीं किया गया। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? हड़ताल का अधिकार शामिल नहीं है। तो प्रेस की स्वतंत्रता, प्रदर्शन का अधिकार और चुप रहने का अधिकार ये सारे हैं। तो ये है 1, 2, 3। इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन डी, 1, 2 और 3। दोस्तों ये जो आर्टिकल 19(1) के तहत वाक तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है, इसके बारे में एक चीज़ और याद रखिएगा, ये हमारे मौलिक अधिकारों के अंतर्गत शामिल है। हमारे मौलिक अधिकारों के अंतर्गत शामिल है, याद रखिएगा इसके बारे में, ठीक है दोस्तों। और ये जो अनुच्छेद 19(1) में जो भी स्वतंत्रताएं हैं, ये अगर इनसे राज्य की सुरक्षा को खतरा होता है, लोकहित के मामले होते हैं, या फिर भारत की प्रभुता एवं अखंडता के लिए खतरा है, तो ये इस पे जो है वो रोक भी लग सकती है। ये स्वतंत्रताएं आपकी कैंसिल भी हो सकती हैं। याद रखना इसके बारे में, तो ये आप याद रखेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि न्यायपालिका मतलब जुडिशरी को कार्यपालिका से पृथक करेगा? कौन सा अनुच्छेद ऐसा कहता है कि न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण है, दोनों के काम अलग अलग हैं? दोस्तों भारतीय संविधान का अनुच्छेद 50 इस बात का उल्लेख करता है कि न्यायपालिका कार्यपालिका से पृथक है। याद रखना, अनुच्छेद 50। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया अनुच्छेद 42। अनुच्छेद 42 में कहा गया है प्रसूति सहायता का उपबंध। यदि कोई महिला है और वो किसी वर्क प्लेस पे काम करती है, तो अगर वो प्रेग्नेंट हो जाती है तो उसको प्रसूति सहायता या मैटरनिटी लीव मातृत्व अवकाश का उपबंध करता है, प्रसूति सहायता वो ले सकती है आर्टिकल 42 के तहत। दोस्तों आर्टिकल 45 की बात करें तो आर्टिकल 45 में ये कहा गया कि जो राज्य है वो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करेगा। और फिर क्या हुआ कि 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा ये जो अनुच्छेद 45 में उपबंध था, अनुच्छेद 45 में उपबंध को 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत मूल अधिकार की स्थिति प्रदान कर दी गई। मतलब जो आर्टिकल 45 में प्रावधान था वो 86वें संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 21(a) जोड़कर उस प्रावधान को मौलिक अधिकार बना दिया गया, ठीक है दोस्तों। याद रखिएगा आर्टिकल 21(a) की प्राथमिकता दी गई है अनुच्छेद 45 पर। यहाँ पे लिखा गया ऑप्शन में अनुच्छेद 51। दोस्तों अनुच्छेद 51 बात करता है अंतर्राष्ट्रीय शांति की और भारत की विदेश नीति की। अंतर्राष्ट्रीय शांति और भारत की विदेश नीति का जो आर्टिकल है वो है आपका आर्टिकल 51। याद रखिएगा। तो किस अनुच्छेद में वर्णित है न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण? वो अनुच्छेद 50 में। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत की संसद निम्नलिखित में से किससे मिलकर बनी होती है? दोस्तों आर्टिकल 79 में उल्लेख किया गया कि भारत की एक संसद होगी और इसके 3 अंग होंगे, एक लोकसभा, एक राज्यसभा और एक राष्ट्रपति। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति ये हमारी संसद के अंग हैं। तो अब हमारी संसद के अंग कौन कौन से हैं? तो 3 का सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी। देखो लोकसभा आएगी, इसमें राज्यसभा शामिल होगी और इसमें राष्ट्रपति शामिल होगा। तो 1, 2, 3, 1, 2, 3 मतलब ऑप्शन सी, ठीक है दोस्तों यहाँ पे संसद लिखा गया है। संसद को लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है, याद रखना। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, भारत में जो संसदीय प्रणाली है
वो कहाँ से ली गई है? भारत की संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से ली गई है। क्लियर हुआ? ठीक है दोस्तों, याद रखना इसके बारे में। चलिए अगले प्रश्न की ओर। संविधान सभा के मूल अधिकारों, अल्पसंख्यक एवं जनजातियों तथा बहिष्कृत प्रभावित क्षेत्रों के लिए परामर्शदाता समिति के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों, मूल अधिकारों की समिति है, अल्पसंख्यकों के अधिकारों की समिति है, जनजातियों के अधिकारों की समिति है। तो इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? दोस्तों, इसके अध्यक्ष थे आपके सरदार पटेल। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, सरदार पटेल। भारत का बिस्मार्क, भारत का लौह पुरुष कहा जाता है सरदार पटेल को, और इनकी जयंती 31 अक्टूबर को होती है राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में। राष्ट्रीय एकता दिवस सरदार पटेल की जयंती 31 अक्टूबर। दोस्तों, ये स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री बनाए गए थे, याद रखना, और ये भारत के पहले उप प्रधानमंत्री भी थे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे लिखे गए आपके राजेंद्र प्रसाद। दोस्तों, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष बने थे 11 दिसंबर 1946 को, और राजेंद्र प्रसाद जो थे वो संविधान सभा की जो संचालन समिति थी, संचालन समिति के साथ साथ जो नियम समिति थी, नियम समिति, और उसके साथ साथ जो झंडा समिति थी, नियम समिति और झंडा समिति के अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद। 3 याद रखिएगा, बाकी और भी थे, जैसे देशी रियासत समिति थी, और हाँ यही थी देशी रियासत समिति। तो ये आप याद रखेंगे, झंडा समिति, नियम समिति और संचालन समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद। यहाँ पे लिखा गया आपका जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू जो थे ये संघ समिति जो थी संविधान की, संघ समिति, इसके अध्यक्ष थे आपके जवाहरलाल नेहरू। संघ समिति के अध्यक्ष थे, राज्य समिति के अध्यक्ष थे, संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे, ये आप याद रखिएगा। जेबी कृपलानी लिखा गया ऑप्शन में। दोस्तों, जो कृपलानी जी थे वो मूल अधिकार संबंधी उप समिति, मूल अधिकारों की जो उप समिति थी उसके अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। मूल अधिकार उप समिति, इसके अध्यक्ष थे। अच्छा, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी समितियां बनी थी? भारतीय संविधान सभा में कुल 22 समितियां बनी थी, याद रखना। 22 कमेटी थी हमारी संविधान सभा में। दोस्तों, संविधान सभा कैबिनेट मिशन प्लान के तहत बनी थी, ये भी आप याद रखिएगा। कैबिनेट मिशन प्लान के तहत बनी थी भारत की संविधान सभा। 1946 में गठन हुआ था, और इसके पहले अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कौन सा कथन प्रस्तावना के संदर्भ में सही है, ये हमें बताना है। तो कौन सा कथन सही है? दोस्तों, प्रस्तावना संविधान का भाग है, तो ये सही है। प्रस्तावना को संशोधित नहीं किया जा सकता, प्रस्तावना को संशोधित नहीं किया जा सकता। दोस्तों, प्रस्तावना को संशोधित किया जा सकता है, लेकिन संविधान के मूल ढांचे में कोई बदलाव नहीं हो सकता। अब बात करें तो कौन सा कथन सही बैठता है आपका? एक ही कथन सही बैठ रहा है आपका, वो है आपका प्रस्तावना संविधान का भाग है। दोस्तों, हम बात करें प्रस्तावना के बारे में, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, और इन्होंने 13 दिसंबर 1946 को 13 दिसंबर 1946 को एक प्रस्ताव पेश किया संविधान सभा में, और इस प्रस्ताव का नाम था उद्देश्य प्रस्ताव। उद्देश्य प्रस्ताव। दोस्तों, यही उद्देश्य प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा में स्वीकार किया गया। 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने स्वीकार कर लिया, और यही उद्देश्य प्रस्ताव भारत की संविधान की प्रस्तावना के रूप में जाना गया। ठीक है दोस्तों, 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में रखा था, वो 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा स्वीकार कर लिया गया, और यही भारत की संविधान की प्रस्तावना का आधार बना। दोस्तों, प्रस्तावना की बात करें तो भारत में प्रस्तावना का जो विचार लिया गया वो अमेरिका के संविधान से लिया गया, लेकिन प्रस्तावना की जो भाषा ली गई वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। ठीक है दोस्तों, प्रस्तावना हमारे संविधान का पहला पृष्ठ, मतलब प्रीफेस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, और प्रस्तावना जो है इसमें हमारे संविधान निर्माताओं के जो उद्देश्य हैं वो उनके मनोभाव मतलब हमें प्रदर्शित होते हैं। और प्रस्तावना के अनुसार भारत की जो संवैधानिक शक्ति है वो किसके हाथ में? जनता। भारत में जनता सर्वोपरि है, प्रस्तावना के अनुसार ये बात कही गई। दोस्तों, प्रस्तावना के बारे में कुछ उपनाम आपसे पूछे जाएं कि जैसे प्रस्तावना को किसने संविधान की आत्मा कहा है? दोस्तों, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य केस आया था, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य
इस केस में जस्टिस हिदायतुल्लाह के द्वारा प्रस्तावना को संविधान की मूल आत्मा कहा गया। याद रखना, संविधान की मूल आत्मा किसने कहा है प्रस्तावना को? तो जस्टिस हिदायतुल्लाह के द्वारा संविधान की प्रस्तावना को मूल आत्मा कहा गया, संविधान की, हिदायतुल्लाह। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि प्रस्तावना को पॉलिटिकल हॉरोस्कोप, राजनीतिक जन्म कुंडली किसने कहा, तो राजनीतिक जन्म कुंडली है प्रस्तावना को कहा है के एम मुंशी ने। राजनीतिक जन्म कुंडली किसने कहा? के एम मुंशी ने कहा है, याद रखिएगा, के एम मुंशी। क्लियर। और एक चीज मैं आपको और बता दूं, जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना मतलब संविधान अगर शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा, ये कहा था सुभाष कश्यप ने कहा संविधान यदि शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा है, याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों वैसे हमारी प्रस्तावना अगर हम देखें तो प्रस्तावना में कितने देशों का प्रभाव दिखाई देता है? प्रस्तावना में कितने देशों का प्रभाव दिखाई देता है? दोस्तों अगर हम बात करें तो कुल 4 देशों का प्रभाव हम प्रस्तावना में देख सकते हैं। अब कैसे देख सकते हैं 4 देश? दोस्तों देखो, प्रस्तावना का विचार कहाँ से लिया? अमेरिका से। प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली? ऑस्ट्रेलिया से ली है। और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, ये जो 3 शब्द हमने लिए वो फ्रांस से लिए हैं। 3 प्रकार के न्याय हैं, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय। वो जो न्याय हैं वो कहाँ से लिए हमने? रूस से। तो हम देखें कितने देशों का प्रभाव है हमारी प्रस्तावना में? 4 देशों का। विचार अमेरिका से, भाषा ऑस्ट्रेलिया से, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता जो 3 शब्द हैं फ्रांस से, और जो 3 न्याय हैं वो है आपके रूस से। तो 4 देशों की मतलब जो इसमें समावेश है वो देखा जा सकता है, याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर। देश के शासन में मूलभूत है और विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। दोस्तों देश के शासन में मूलभूत है और राज्य जिन तत्वों को लागू करेगा वो कौन से तत्व हैं? राज्य नीति के निर्देशक तत्व। सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, डीपीएसपी। दोस्तों डीपीएसपी ये जो है ये हमने आयरलैंड से लिए हैं और हमारे संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 में इनका उल्लेख है। और जो डीपीएसपी है ये कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को बताता है, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को बताता है, याद करना। वेलफेयर ऑफ द स्टेट, ये डीपीएसपी का उद्देश्य है। और डीपीएसपी गैर न्याय संगत होते हैं, ये आप याद रखना। इनके खिलाफ आप सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते, ये राज्य की स्वेच्छा पर निर्भर करते हैं, याद रखिएगा। गैर न्याय संगत है डीपीएसपी, जबकि मौलिक अधिकार न्याय संगत होते हैं। अगर आपके मौलिक अधिकार छीन लिए जाएं तो आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जा सकते हो, लेकिन डीपीएसपी के तहत नहीं जा सकते, याद रखना। दोस्तों मूल कर्तव्य की बात करें तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मूल कर्तव्य संविधान में शामिल किए गए थे, भाग 4A और अनुच्छेद 51 के तहत ये जोड़े गए हैं, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व ही भंग किया जा सकता है, किसके द्वारा? मतलब लोकसभा अपनी कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व भंग हो सकती है, कौन भंग कर सकता है? दोस्तों प्रधानमंत्री या उसकी मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति लोकसभा को उसकी समाप्ति के पूर्व ही भंग कर सकते हैं। कार्यकाल से पहले ही लोकसभा भंग हो सकती है राष्ट्रपति के द्वारा, लेकिन किसकी सिफारिश पर? मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर। दोस्तों वैसे लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 83 के तहत लोकसभा का कार्यकाल प्रथम बैठक से 5 साल का होता है। ठीक है दोस्तों, और एक चीज़ और याद रखिएगा, लोकसभा का कार्यकाल एक बार में कितना बढ़ाया जा सकता है? तो 1 साल तक बढ़ाया जा सकता है एक बार में, ये भी आप याद रखेंगे। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा एक बार बढ़ाया गया था। और एक चीज़ और मैं बता दूं, लोकसभा जो है ये हमारे संसद का निम्न सदन माना जाता है और भारत में लोकसभा का जनक है जीबी मावलंकर। जीबी मावलंकर को लोकसभा का जनक कहा गया है। भारत में जो पहली लोकसभा बनी थी उसके स्पीकर थे जीबी मावलंकर। लोकसभा को निम्न लोगों का सदन और उसके बाद में अस्थायी सदन कहा जाता है, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, जीबी मावलंकर। दोस्तों क्या आपको पता है कि लोकसभा के इतिहास में पहली महिला स्पीकर कौन है? मीरा कुमार। लोकसभा की पहली महिला स्पीकर कौन बनी थी? वो बनी थी मीरा कुमार। ये बनी थी आपकी 15वीं लोकसभा के दौरान। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं फिर। संयुक्त राष्ट्र के किस मुख्य अंग की सदस्य संख्या संयुक्त चार्टर में संशोधन करके 2 बार बढ़ाई गई?
दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ का वह कौन सा अंग है जिसकी सदस्य संख्या में 2 बार संशोधन हुआ बढ़ाने के लिए? तो 8 का सही जवाब होगा आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद की जो सदस्य संख्या थी ये 2 बार बढ़ाई गई है। दोस्तों हम बात करें आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, इसकी एक साल में 2 बैठक होती हैं। अप्रैल में जो बैठक होगी वो न्यूयॉर्क में होती है, न्यूयॉर्क में, और जुलाई में जो बैठक होगी वो होगी आपके जेनेवा में। एक साल में 2 बैठक होती हैं, दोनों इसके याद रखिएगा। काम क्या है इसका? आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, ये आप याद रखिएगा। उसके बाद में यहाँ पर लिखा गया आपका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। दोस्तों इसका मुख्यालय है द हैग में, द हैग में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द हैग में है, याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने जज होते हैं? 15 जज होते हैं, 15 जज, और इनका कार्यकाल कितना होता है? 9 साल का होता है। 15 जज और 9 साल का कार्यकाल होता है, याद रखिएगा। यहाँ पे लिखा गया सुरक्षा परिषद। दोस्तों सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य होते हैं और इन देशों को P5 कहा जाता है। P5 कंट्री किन्हें कहा गया? सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों को। ये सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य कौन कौन से हैं? दोस्तों ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, चीन और अमेरिका। रूस, चीन और अमेरिका, ये संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य हैं। दोस्तों हम बात करें संयुक्त राष्ट्र की, तो यूएनओ कब बना था? यूएनओ बना था 24 अक्टूबर 1945 को। 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ बना। और साथ साथ मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, जो संयुक्त राष्ट्र संघ है इसकी स्थापना के समय इसके सदस्य देशोों की संख्या थी 50 और 51वां देश बना था पोलैंड। लेकिन वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के जो सदस्य देश हैं उनकी संख्या 193। दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ की 6 भाषाएं हैं, और ये 6 भाषाएं कौन सी हैं? यूएनओ की जो 6 भाषाएं हैं इनमें अंग्रेजी है, फ्रेंच है, अरबी है, स्पेनिश है। अंग्रेजी, फ्रेंच, स्पेनिश, उसके बाद में आपकी चीनी जिसको मंदारिन भी बोलते हैं, रूसी और अरबी, इन 6 भाषाओं में काम होता है संयुक्त राष्ट्र संघ का। लेकिन सबसे ज़्यादा अंग्रेजी और फ्रेंच में होता है, याद रखना। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, और इसके पहले अध्यक्ष थे नॉर्वे के व्यक्ति त्रिवेगली। दोस्तों 2001 में संयुक्त राष्ट्र संघ को शांति का नोबेल भी मिला था, ये भी आप याद रखिएगा। शांति का नोबेल मिला था 2001 में यूएनओ को। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कौन से संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा केवल मंत्रिपरिषद की लिखित सिफारिश होने पर ही कर सकता है? दोस्तों राष्ट्रपति जो आपातकाल की घोषणा करेगा वो मंत्रिपरिषद की लिखित सिफारिश पर करेगा। ये प्रावधान किया गया था 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। सही जवाब होगा इसका ऑप्शन बी, ये भी आप याद रखें। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 352 में ये उल्लेख किया गया है, और मतलब संविधान में केवल एक ही जगह पर मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख है, अनुच्छेद 352 के अंतर्गत। दोस्तों जब राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है तो 1 माह के भीतर उस आपातकाल की घोषणा का संसद द्वारा अनुमोदन होना आवश्यक है। ठीक है दोस्तों, अगर एक बार अनुमोदन हो जाता है तो यह राष्ट्रीय आपातकाल 6 माह तक लागू रहेगा, और 6 माह के बाद जो होगा इसको दोबारा अनुमोदन लेना आवश्यक होता है। याद रखिएगा, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर होगी। ये 44वें संविधान संशोधन के द्वारा ये प्रावधान किया गया था। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया आपका 42वां संविधान संशोधन। 42वें संविधान संशोधन को मिनी संविधान कहा जाता है। बहुत व्यापक स्तर पर संविधान में परिवर्तन देखे गए। ठीक है दोस्तों, संविधान की प्रस्तावना में पहली बार हमने या एक ही बार जो हमने संशोधन किया है वो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा हुआ, जिसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। समाजवादी या समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे, ये भी आप याद रखिएगा। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया, ये भी आप याद रखें। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 39 के जोड़ा गया, जिसमें निःशुल्क विधिक सहायता का उपबंध किया गया। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे लिखा गया आपका 76वां संविधान संशोधन। दोस्तों ये तमिलनाडु में जो ओबीसी का आरक्षण है, तमिलनाडु में जो ओबीसी का आरक्षण लगभग 69% हो चुका है, उसके लिए था। और 9वीं अनुसूची में ये प्रावधान हुआ फिर कि तमिलनाडु में ओबीसी को आरक्षण दिया गया 69%, तो उसके संदर्भ में है।
और ये जो 78वां संविधान संशोधन है ये भूमि सुधार के जो कानून हैं या भूमि सुधार की जो विधियां हैं उनके लिए था, ये भी आप याद रखिएगा। तो ये आप याद रखें, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर होगी 44वें संविधान संशोधन के द्वारा, ये प्रावधान किया गया था। अगला प्रश्न, एमाइलेज एंजाइम का स्रावण किसके द्वारा होता है? दोस्तों एमाइलेज एक पाचक एंजाइम है और ये स्टार्च का पाचन करता है, उसको सरल शर्करा में तोड़ देता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ये अग्नाशय से निकलता है। 10 का सही जवाब है आपका, एमाइलेज अग्नाशय से निकलता है। ठीक है दोस्तों। अच्छा, यहाँ पे लिखा गया आपका जठर रस। दोस्तों जठर रस का पीएच मान कितना होता है? तो जठर रस का पीएच मान होता है आपका 1.5 या 1.2 से 1.5 के बीच में होता है। दोस्तों जठर रस में कौन से अम्ल की प्रधानता होती है? तो इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है और ये पाचन करने में बड़ा सहायक होता है। दोस्तों जो हमारा जठर रस है इसमें 3 चीज़ें बड़ी मुख्य होती हैं, वो है आपके जैसे पेप्सिन 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 के बाद में लाइपेज होता है, इसमें लाइपेज, और एक होता है रेनिन। जो जठर रस है इसमें 3 चीज़ें होती हैं। दोस्तों पेप्सिन प्रोटीन के पाचन में सहायता करता है, लाइपेज बसाक के पाचन में सहायता करता है, और रेनिन ये दुग्ध के पाचन में सहायता करता है। याद रखिएगा जो हमारा जठर रस है इसमें 3 चीज़ें होती हैं, पेप्सिन, लाइपेज और रेनिन। और एक चीज़ मैं आपको बताऊं, यहाँ पे लिखा गया आपका आमाशय। आमाशय मतलब पेट, पेट को आमाशय कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। तो इसका सही जवाब होगा एमाइलेज एंजाइम अग्नाशय से निकलता है, पैनक्रियाज से निकलता है। अगला प्रश्न, वृक्क के बाहरी एवं भीतरी भाग को क्या कहा जाता है? दोस्तों जो किडनी है इसका बाहरी भाग क्या कहलाता है? तो इसका बाहरी भाग होता है कॉर्टेक्स और अंदर का भाग होता है मेडुला। किडनी की शेप कुछ इस तरह से बनती है आपकी, इस तरह से 2 किडनी होंगी आपकी। तो आप बताइएगा कि किडनी का आकार किसके समान होता है? दोस्तों किडनी का आकार जो होता है ये होता है आपका सैम के बीज के समान, याद रखना। और जो हमारी किडनी है इसमें बहुत छोटे छोटे क्या होते हैं? नेफ्रॉन होते हैं। नेफ्रॉन क्या है? हमारी किडनी या वृक्क की सबसे छोटी इकाई वो नेफ्रॉन होती है। ये कार्यात्मक इकाई भी है और ये संरचनात्मक इकाई भी है। क्लियर हुआ दोस्तों? दोस्तों हमारी किडनी में पथरी बनती है, हमारे गुर्दे में पथरी बनती है, ये क्या होती है? हमारे गुर्दे में बनने वाली पथरी कैल्शियम ऑक्सलेट होती है। क्या होती है आपकी? कैल्शियम ऑक्सलेट। याद रखना इसके बारे में। और अगर आपसे पूछे कि डायलिसिस जो है वो कौन से अंग से संबंधित है, तो डायलिसिस ये किडनी से संबंधित होती है, वृक्क से संबंधित होती है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। क्या कहा गया? रक्त शर्करा को नियंत्रित करने वाला इंसुलिन का स्रावण कहाँ से होता है? दोस्तों हमारे शरीर में जो हार्मोन ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल में रखता है वो है इंसुलिन हार्मोन। तो इंसुलिन हार्मोन कहाँ से निकलता है? ये अग्नाशय से निकलता है, पैनक्रियाज से निकलता है। याद रखिएगा पैनक्रियाज में लैंगरहैंस की दीपिकाएं होती हैं और लैंगरहैंस की दीपिकाओं की जो बीटा कोशिकाएं हैं उनसे इंसुलिन निकलता है। याद रखना ये कोशिकाएं से भी क्वेश्चन आता है, बीटा कोशिकाओं से निकलता है इंसुलिन। इंसुलिन में कौन सी धातु होती है? जिंक धातु होती है। याद रखिएगा जिंक धातु। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया थाइमस ग्रंथि। थाइमस ग्रंथि हमारे वक्ष में होती है, सीने में। और थाइमस ग्रंथि जो है इसमें टी सेल पाए जाते हैं। टी सेल मतलब ये लिम्फोसाइट बनाने का काम करते हैं। और थाइमस ग्रंथि का काम है हमारी बॉडी में प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करना। हमारी जो इम्यूनिटी पावर है, रोगों से लड़ने की क्षमता है, वो बना के रखती है थाइमस ग्रंथि। दोस्तों थाइमस ग्रंथि का जीवन की अंतिम अवस्था तक एक ग्राफ देखें तो ये कुछ इस तरह का ग्राफ बनाएगी आपकी थाइमस ग्रंथि इस तरह से। ठीक है दोस्तों, ये है आपकी प्रारंभिक अवस्था और ये है आपकी जवानी की अवस्था, और धीरे 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 ये है आपकी ओल्ड एज। तो ये थाइमस ग्रंथि समय के साथ मतलब उम्र ढलने के साथ साथ कमज़ोर होती चली जाती है, मतलब घटती चली जाती है। और जब व्यक्ति कमज़ोर होता जाएगा तो थाइमस ग्रंथि भी कमज़ोर होगी। उसके साथ साथ क्या होगा कि जो रोगों से लड़ने की क्षमता है, जो हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली है, ये कमज़ोर होती चली जाती है। किस ग्रंथि के कारण? थाइमस ग्रंथि। तो कभी क्वेश्चन आए कि कौन सी ग्रंथि आयु बढ़ने के साथ साथ घटती जाती है या इसकी सक्रियता कम होती जाती है, वो थाइमस ग्रंथि होती है। अगला पिट्यूटरी ग्रंथि, इसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। इससे वृद्धि हार्मोन निकलते हैं, जैसे सोमेटोट्रोपिन हार्मोन निकलता है इसी से, याद रखिएगा। उसके बाद में बात करें यहाँ पे लीवर ये सबसे बड़ी ग्रंथि है। लीवर में यूरिया बनता है, ग्लाइकोजन स्टोर रहता है लीवर में। मैक्सिमम रीजनरेटिव पावर मतलब सबसे ज़्यादा या सबसे जल्दी बनने की क्षमता लीवर के अंदर होती है। याद रखना लीवर जो है ये इसके कुफर कोशिकाएं खराब हो जाती हैं दारू पीने से, ये भी आप याद रखिएगा। कुफर कोशिकाएं यदि कोई व्यक्ति ज़्यादा दारू का सेवन करता है तो ये खराब हो जाएंगी। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? रक्त शर्करा को नियंत्रित करने वाला इंसुलिन अग्नाशय से निकलता है।
मुद्रास्फीति तथा बेरोजगारी के मध्य कौन सा वक्र संबंध को दर्शाता है? दोस्तों, मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच जो चक्र है वो है आपका फिलिप्स चक्र, फिलिप्स वक्र, ये आप याद रखिएगा। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया है लॉरेंज वक्र, ये आय की असमानता को बताता है, आय असमानता को बताता है लॉरेंज कर्व या लॉरेंज वक्र। यहाँ पे लिखा गया आपका कुजनेट वर्ग, तो कुजनेट वक्र जो है वो क्या काम करेगा, ये आर्थिक विकास और पर्यावरण के बीच संबंध को बताता है, आर्थिक विकास व पर्यावरण के बीच संबंध को बताता है कुजनेट कर्व, याद रखिएगा इसके बारे में, पर्यावरण। अच्छा, यहाँ पे लिखा गया लाफर वक्र। दोस्तों लाफर वक्र का काम है कि कर की दर और राजस्व के जो संग्रह है उनका संबंध क्या है, कर की दर और कर राजस्व, इनका संबंध क्या है, लाफर वक्र कहलाता है, याद रखिएगा। तो इसका सही जवाब क्या है, मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के मध्य जो संबंध बताता है वो बताता है फिलिप्स वक्र बताता है। क्लियर हुआ? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। घाटे की वित्तीय व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? दोस्तों यदि घाटे की वित्तीय व्यवस्था है तो इसमें क्या होगा, मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि हो जाती है, मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि होगी, ये आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर। भारत में मुद्रास्फीति के प्राकलन का सबसे प्रचलित माप क्या है? भारत में जो महंगाई की माप होती है, महंगाई का आकलन किया जाता है, उसका अनुमान लगाया जाता है, वो किस आधार पे होता है? दोस्तों भारत में मुद्रास्फीति के प्राकलन का सबसे प्रचलित माप है और वो है आपके उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी सीपीआई, और सीपीआई का आधार वर्ष क्या है, 2012, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई अपनी फिर मौद्रिक नीति में परिवर्तन करेगा, किस तरह से ये होता है ये आपको पता है। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1950 को हुआ था, 1 जनवरी 1950 को हुआ था, तो ये तो गलत है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मतलब भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1949 में, 1949 में हुआ था, ये आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, आरबीआई का लेखा वर्ष, लेखा वर्ष का मतलब अकाउंटिंग, दोस्तों आरबीआई का लेखा वर्ष मार्च अप्रैल नहीं है, ये जुलाई से जून होता है, जुलाई से जून होता है, याद रखिएगा। तो इसका कौन सा कथन हो गया सही? ना तो एक सही है और ना ही दो सही है, दोनों गलत हैं, ये आप याद रखिएगा। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में है, ये भी आप याद रखें। ठीक है दोस्तों, आरबीआई जो है ये भारत, पाकिस्तान और म्यांमार मतलब बर्मा, इनका केंद्रीय बैंक रह चुका है। भारत का तो वर्तमान में भी है, लेकिन पाकिस्तान और म्यांमार का भी केंद्रीय बैंक रह चुका है। दोस्तों जो आरबीआई है इसके पहले अध्यक्ष कौन थे, मतलब पहले गवर्नर वो थे ऑसबॉर्न स्मिथ, ये भी आप याद रखें। आरबीआई के क्षेत्रीय कार्यालय कितने हैं? वो हैं आपके 31 क्षेत्रीय कार्यालय आरबीआई के। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई थी कलकत्ता में, ये भी आप याद रखिएगा। आरबीआई का शुभंकर क्या है? आरबीआई का शुभंकर है ताड़ का पेड़ और ताड़ के पेड़ के नीचे टाइगर, ताड़ का पेड़ और टाइगर, और बंगाल टाइगर, एक्चुअल में बंगाल टाइगर, ये आरबीआई का शुभंकर है, याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। फिर निम्नलिखित में से कौन व्यापक मुद्रा होती है? दोस्तों व्यापक मुद्रा का मतलब है कि आपके जो प्रचलन में मुद्रा है, हमारे नागरिकों के पास जो मुद्रा चल रही है, और बैंक के पास सावधि जमा मुद्रा। देखो जो मुद्रा चलन में है उसे बोला जाता है M1 मुद्रा, क्लियर, M1 मुद्रा। अब जो पैसा आपने बैंक में सावधि जमा किया है वो पैसा को आप शामिल कर लें सावधि जमा, तो ये होगा आपका व्यापक मुद्रा। व्यापक मुद्रा मतलब जो हमारी नैरो करेंसी होती है और सावधि जमा को अगर हम शामिल कर लें तो ये बनेगी व्यापक मुद्रा, और व्यापक मुद्रा को बोला जाता है M3 मुद्रा व्यापक मुद्रा होती है, याद रखिएगा इसके बारे में। अगला क्वेश्चन, आरबीआई का लेखा वर्ष है, ध्यान रखना, देखो लेखा वर्ष पूछा है, वित्तीय वर्ष नहीं पूछा, वित्तीय मतलब फाइनेंशियल ईयर, तो आरबीआई का लेखा वर्ष होता है 1 जुलाई से 30 जून तक। अगर वित्तीय वर्ष पूछता तो वो होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, ये वित्तीय वर्ष है, लेकिन आपसे पूछा गया था लेखा वर्ष, याद रखिएगा इसके बारे में। ठीक है दोस्तों आरबीआई के गवर्नर थे रघुराम राजन, आरबीआई के गवर्नर थे रघुराम राजन, और इनकी किताब बड़ी फेमस है, आई डू व्हाट आई डू, आई डू व्हाट आई डू, ये किसने लिखी है? आरबीआई के फॉर्मर गवर्नर थे रघुराम राजन, इनके द्वारा लिखी गई है।
ठीक है दोस्तों। दोस्तों एक किताब और बताता हूँ आपको। आरबीआई के गवर्नर थे उर्जित पटेल। उर्जित पटेल और आरबीआई के गवर्नर उर्जित पटेल जो है, इनकी भी एक किताब लिखी गई थी और वो थी आपकी ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट, ये आप याद रखिएगा। दोस्तों एक किताब और बताता हूँ आपको। आरबीआई के पूर्व गवर्नर हैं और उनका नाम है बिमल जलान। बिमल जालान। बिमल जालान की एक किताब बड़ी फेमस है और वो है द इंडिया स्टोरी। द इंडिया स्टोरी, ये भी आप याद रखिएगा, द इंडिया स्टोरी, ये बिमल जालान की किताब है। दोस्तों आरबीआई के गवर्नर और थे और वो थे आपके मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह ये भारत के प्रधानमंत्री भी रहे और आरबीआई के गवर्नर के रूप में भी इन्होंने काम किया। ठीक है दोस्तों, तो मनमोहन सिंह जो है, इनकी भी एक किताब है और वो है आपकी चेंजिंग इंडिया। चेंजिंग इंडिया जो किताब है वो किसने लिखी? मनमोहन सिंह के द्वारा चेंजिंग इंडिया किताब लिखी गई है। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी किताबें आप याद रखिएगा, मतलब आरबीआई के गवर्नरों ने लिखी हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर। भौतिक मानचित्र में निम्नलिखित में से किसे शामिल किया जाता है? दोस्तों भौतिक मानचित्र में जो चीज़ें शामिल होती हैं वो उसमें पर्वत शामिल होते हैं, पर्वत के साथ साथ पठार शामिल होते हैं, मैदान शामिल होते हैं, महासागर शामिल होते हैं, लेकिन देशों की सीमाएं इसमें शामिल नहीं होती। तो पर्वत, पठार, मैदान और महासागर ये भौतिक मानचित्र में शामिल होते हैं। इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, 1 2 3 4। दोस्तों हम बात करें मानचित्र की, तो मानचित्र बनाने की कला होती है कार्टोग्राफी। मानचित्र बनाने की कला क्या है? कार्टोग्राफी होती है, याद रखिएगा। दोस्तों क्या आपको पता है कि भारत का सबसे पहला मानचित्र किसने बनाया था? भारत का सबसे पहला मानचित्र एक अंग्रेज है, इनका नाम है कैप्टन जेम्स रेनेल। जेम्स रेनेल के द्वारा भारत का मानचित्र सर्वप्रथम बनाया गया था, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ये हमें बताना है। दोस्तों हम बात करें, कुद्रेमुख लोह एस्की की खान है, बिल्कुल सही है, कर्नाटक में है। कोलार की खान सोने की खान है, केरल में है। जावार की खान ये आपकी सीसा और जस्ता के लिए राजस्थान में है, तो ये भी सही है। चांदी की खान कोडरमा, ये गलत है आपका। दोस्तों कोडरमा चांदी की खान नहीं है, याद रखिएगा। तो आपके लिए क्वेश्चन है, आपको बताना है कोडरमा की खान ये किस राज्य में है भारत के, ये आपके लिए क्वेश्चन है। कोडरमा की खान ये किस राज्य में है, ये हमें बताना है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अच्छा दोस्तों एक खान मैं आपको और बता दूं, बड़ी फेमस है, वो भी बादाम पहाड़ की खान, ये बहुत आती है एग्जाम में। बादाम पहाड़ की खान भारत के किस राज्य में है? बादाम पहाड़ की खान हेमेटाइट के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ से उच्च क्वालिटी का हेमेटाइट निकलता है और ये उड़ीसा में है। उड़ीसा में है बादाम पहाड़ की खान। एक जादूगुड़ा की खान भी बड़ी पूछता है, झारखंड वाली। जादूगुड़ा की खान यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। और एक राजस्थान की खेतड़ी, राजस्थान की खेतड़ी की खान किसके लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों राजस्थान की खेतड़ी की खान ये कॉपर के लिए प्रसिद्ध है, याद रखिएगा, कॉपर के लिए। अच्छा तमिलनाडु में लिग्नाइट कोयले के भंडार कहाँ पर है? तो वो है आपके नवेली में। तो नवेली की खान याद रखना, लिग्नाइट कोयले के लिए प्रसिद्ध है तमिलनाडु में। अगले प्रश्न की ओर। पूर्ण गरीबी का अभिप्राय क्या है? दोस्तों पूर्ण गरीबी क्या होती है? पूर्णतः गरीब लोगों की संख्या के रूप में गरीबी, ये पूर्ण गरीबी होती है। इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन ए। दोस्तों सतत विकास लक्ष्य एसडीजी वन क्या कहता है? सतत विकास लक्ष्य वन ये जीरो पॉवर्टी की बात करता है, याद रखना, जीरो पॉवर्टी की बात करता है सतत विकास लक्ष्य वन, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, याद रखें। अच्छा क्या आप बता सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय गरीबी निवारण दिवस कब होता है? अंतर्राष्ट्रीय गरीबी निवारण दिवस या गरीबी उन्मूलन दिवस कब होता है? 17 अक्टूबर को मनाया जाता है गरीबी उन्मूलन दिवस, 17 अक्टूबर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शहर पारंपरिक कढ़ाई शैलियों में से एक चिकनकारी के लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों चिकनकारी ये नूरजहां के द्वारा भारत में शुरू की गई और चिकनकारी के लिए प्रसिद्ध है अपना लखनऊ। नवाबों की नगरी लखनऊ चिकनकारी के लिए प्रसिद्ध है, ये आप याद रखिएगा। हैदराबाद मोतियों का शहर हैदराबाद को कहा जाता है, मूसी नदी के किनारे है हैदराबाद। और भारत में राष्ट्रीय मांस अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? हैदराबाद में। ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ पर है? हैदराबाद में। भारतीय वायुसेना अकादमी कहाँ पर है? हैदराबाद में। और राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग केंद्र कहाँ पर है? हैदराबाद में। उसके साथ साथ आप याद रखें इरडई का मुख्यालय कहाँ पर है? इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये हैदराबाद में है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एवं डायग्नोस्टिक सेंटर ये कहाँ पर है? ये भी हैदराबाद में है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग
एवं डायग्नोस्टिक सेंटर हैदराबाद में, याद रखिएगा। और हैदराबाद को कैप्चर करने के लिए 1948 में चलाया गया था ऑपरेशन पोलो, ये भी आप याद रखें, हैदराबाद को कैप्चर किया गया था इससे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे लिखा गया आपका अहमदाबाद, भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है अहमदाबाद को, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा गया, अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा गया। उदयपुर राजस्थान में एक शहर है और इसे झीलों की नगरी कहा जाता है, राजस्थान की वाइट सिटी कहा गया है इसे, याद रखिएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल अवरुद्ध देश है, स्थल अवरुद्ध देश है आपका स्विट्जरलैंड, तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन सी स्विट्जरलैंड। दोस्तों इटली की राजधानी है रोम और इसकी मुद्रा को लीरा कहा जाता है, याद रखिएगा। रोम में एक मुख्यालय आप याद रखें, खाद्य एवं कृषि संगठन FAO का मुख्यालय कहाँ पर है, रोम में। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का मुख्यालय रोम में है, याद रखिएगा। उसके बाद में लिखा गया फ्रांस की राजधानी पेरिस है, पेरिस। अगर आपसे पूछे यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है, दोस्तों यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है। FATF का मुख्यालय कहाँ पर है, पेरिस में। OECD ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट, OECD का मुख्यालय पेरिस में है। अंतर्राष्ट्रीय रेलवे यूनियन का मुख्यालय पेरिस में है और पेरिस जो है वो सीन नदी के किनारे है, पेरिस सीन नदी के किनारे, याद रखिएगा। फ्रांस की क्रांति का नारा याद रखना, स्वतंत्रता समानता बंधुता, क्लियर। यहाँ पे लिखा गया जर्मनी की राजधानी बर्लिन है, मुद्रा यूरो है और जर्मनी की संसद को बुंडसटैग कहा जाता है, बुंडसटैग कहा गया है जर्मनी की संसद को। स्विट्जरलैंड इसकी राजधानी है बर्न, ये भी आप याद रखिएगा, बर्न। और अभी दुनिया की सबसे लंबी ट्रेन चली है, 2 किलोमीटर लंबी पैसेंजर ट्रेन है जिसमें 100 डिब्बे लगाए गए हैं, तो दुनिया की सबसे लंबी पैसेंजर ट्रेन स्विट्जरलैंड में चली है, याद रखिएगा। इसकी राजधानी बर्न है। अच्छा, स्विट्जरलैंड का एक शहर है ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड का एक शहर है ज्यूरिख और ज्यूरिख में मुख्यालय है फीफा का, ये आप याद रखना। अभी फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है, आपसे पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पूर्ववर्ती नदी है, तो दोस्तों पूर्ववर्ती नदी होती है सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र, तीनों सही है, तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी, पूर्ववर्ती नदी है आपकी सिंधु, ब्रह्मपुत्र और सतलज। दोस्तों हिमालय की पूछी है ना, हिमालय की पूर्ववर्ती नदी, तो ये तीनों है, याद रखिएगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र और सतलज। सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है सिपकिला दर्रे से, हिमाचल में आती है ये, सिपकिला दर्रे से एंटर करती है, याद रखना। और ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये नमचा बरवा को क्रॉस करते यू आकार की घाटी में आती है, याद रखिएगा। और ब्रह्मपुत्र नदी असम में माजुली एक द्वीप है, माजुली द्वीप का निर्माण करती है, माजुली द्वीप का निर्माण करती है ब्रह्मपुत्र नदी, क्लियर हुआ। यहाँ पे लिखा गया सिंधु, दोस्तों सिंधु समझौता पाकिस्तान के साथ हुआ था 1960 में, याद रखना इसके बारे में। दोस्तों गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है जो पश्चिम बंगाल में बनता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अच्छा, हिमालय की कुल लंबाई कितनी है, हिमालय ये यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन है, इसकी कुल लंबाई है 2400 किलोमीटर, याद रखिएगा। और हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है एवरेस्ट और एवरेस्ट की ऊंचाई है 8848.86 मीटर। अगले प्रश्न की ओर, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा निम्नलिखित में से किस महासागर से गुजरती है, दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो होती है कौन से महासागर से गुजरती है, इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी, प्रशांत महासागर से गुजरती है। दोस्तों 180 डिग्री देशांतर को ही अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है, ठीक है दोस्तों, 180 डिग्री देशांतर। और इस रेखा का निर्धारण 1884 में किया गया था, ये भी याद रखें। अच्छा, ये कौन सी जल संधि से गुजरती है, तो बेरिंग जल संधि से गुजरती है। आपको एक मैप दिखाता हूँ, ये है हमारा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, ये जो आपकी डार्क लाइन हो रही है ये वाली आपकी, तो यहाँ आप देख रहे होंगे ये साइबेरिया है और ये है आपका अलास्का, तो ये वाला इनके बीच से है आपकी बेरिंग जल संधि। तो बेरिंग जल संधि जो है इन दोनों के बीच में और यहीं से गुजरती है आपकी कौन सी, वो है आपकी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। अब यहाँ देखें आप, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है ये 2 महासागरों से गुजर रही है, फिर आपकी एक ऊपर है आपका आर्कटिक महासागर और इसके नीचे ये जो भाग है आपका हवाई द्वीप वाला, ये वाला भाग ये है आपका प्रशांत महासागर। तो ये प्रशांत महासागर से भी गुजरती है और आर्कटिक महासागर से होकर भी गुजरती है, ठीक है दोस्तों, ये आप याद रखिएगा, क्लियर। तो ये आप सारा याद रखें, ये ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड हो गया वगैरह वगैरह, तो ये आप देख सकते हैं 180 डिग्री देशांतर, ये आप देख रहे होंगे 180 डिग्री देशांतर। तो दोस्तों ये था आज का SSC GD स्पेशल मॉक टेस्ट, आई होप आपको ये पसंद आया होगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और मेरे साथ बने रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञानपीठ GK पॉइंट।